तो काफी लंबे समय बाद मैंने टेक्नो का फोन यूज करा और भाई से यूज करने के बाद मैंने जो सॉफ्टवेयर में फीचर नोटिस करे ना, मेरे को लगता है ऐसे सॉफ्टवेयर में फीचर एप्पल और सैमसंग को भी देने चाहिए। बट अभी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वैसे ये टेक्नो का नया फोन है टेक्नो पोवा 6 प्रो 5G और इस फोन को मैंने कुछ दिन यूज करा, तो आज ये फाइनल रिव्यू देने वाला हूं कि कैसा है फोन। अभी देखो, मेरे को पता है टेक्नो इस तरीके का डिजाइन पहले भी लॉन्च कर चुका है, बट मैंने ये पर्सनली पहली बार देखा और मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। स्पेशली ये जो ग्रीन कलर है ना, वैसे तो इसका नाम कोमेट ग्रीन है, बट मेरे को लगा जैसे कि सिलिकॉन चिप होती है ना रिमोट वगैरह के अंदर, वैसा सा इसका डिजाइन लगता है। और कमाल की बात तो है जैसे कि ग्लिफ लाइट मिलती है नथिंग के फोन के अंदर, इसके अंदर भी 200 मिनी एलईडीज हैं जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। और ये कैमरे के जो साइड में है ना, ये मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी और ये ओवर भी नहीं लगती, काफी ढल जाती है इसके डिजाइन के अंदर। वैसे चमचमाता फोन आपका हो सकता है, क्योंकि मैं अपने 1 तारीख को इंस्टाग्राम पर इसकी एक रील डालूंगा जिसके रूल्स फॉलो करने के बाद आप इसको जीत सकते हो। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो अभी जाके कर लो मुझे। बाकी डिजाइन मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, बट यहाँ पर दिक्कत आती है फिंगरप्रिंट की, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है इसकी साइड के फ्रेम और बैक में, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा लगते हैं। तो उससे बचने के लिए कवर मिलता है आपको भाई बॉक्स के अंदर। एंड सच बता रहा हूं, ऐसा कवर आप आफ्टर मार्केट बाय करते हो किसी दूसरे फोन के लिए, लेकिन टेक्नो ने यहाँ पर इस तरीके का कवर देके मेरा दिल जीत लिया। तो यहाँ पर इसको तो मैं पूरे पैसे दूंगा। खैर, यहाँ पर जो इन हैंड फील है फोन की काफी स्लिम है, और एक चीज को मैं देख के काफी सरप्राइज हुआ, देख के नहीं सॉरी सुन के, वो है भाई मेरे को लगा 5000 mAh की बैटरी होगी, वही तो चल रहा है आजकल, लेकिन 6000 mAh का बैटरा डाल के दिया इसमें और काफी स्लिम है। एक हाथ से आप इस फोन को आराम से चला सकते हो। तो यहाँ पर इन हैंड फील बहुत सही रखी गई है 6000 mAh बैटरा होने के बाद भी। और पतला होने के साथ साथ 3.5 mm जैक है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं। अब ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा लाउड है, लेकिन प्राइस पॉइंट पे जस्टिफाई करते हैं, काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। IP53 रेटिंग है, तो हल्के फुल्के पानी जाने से बचा लेगा। और इसके अंदर मैंने अपनी एक पर्सनल सिम यूज करी थी जिसमें मेरे को इंडोर भी ONR मिला है, 5G प्लस मिल रहा है। अभी भी मेरे हाथ में फोन है और 500 Mbps से ज्यादा की स्पीड इंडोर भी दे रहा है। बाकी कॉलिंग क्वालिटी वगैरह में मेरे को कोई कमी नहीं लगी है इसके अंदर। अब देखो एक चीज दिखाता हूं, जैसे कि एप्पल ने डायनेमिक आइलैंड दिया है ना, यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे डायनेमिक पोर्ट मिलता है जो कि डायनेमिक आइलैंड से काफी हद तक इंस्पायर है। अब ये सिर्फ आपको लॉक स्क्रीन पे मिलेगा, जैसे आप अनलॉक करोगे फोन को तो आपको छोटा सा पंचोली मिलता है। तो इसका काम क्या है, जब आप लॉक स्क्रीन पे हो तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले फेस आईडी के लिए काम आता है, दूसरा जब आप वॉइस रिकॉर्डिंग करोगे उस टाइम पे काम आएगा, एंड थर्ड चार्जिंग एनिमेशन शो करता है जो कि काफी कूल लगती है। तो मैंने देखा है कि रियलमी ने भी कुछ इस तरीके का पहले अपने फोन के अंदर दिया, बट वो फोन मैंने यूज नहीं करा। अभी मैं इसे यूज कर रहा हूं ना, तो मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है ये। वैसे जब कॉल आती है ना, उस टाइम पे यहीं से एनिमेशन आती है जैसे कि आईफोन में आती है, तो ये चीज भी अच्छी लगती है। खैर, यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो उसकी कर लेते हैं। अभी देखो 2024 के अंदर बेजल चिन 18-20 हजार वाले फोन के अंदर कम करे गए हैं, और यहाँ पर भी काफी कम बेजल चिन है। मतलब इस तरीके के बेजल चिन पहले में 20-30 हजार वाले फोन के अंदर मिलते, तो हर कंपनी ने ये चीज जो अडॉप्ट करी है ना, मुझे बढ़िया लगा। खैर, यहाँ पर डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन पे चल रहे थे, तो एमोलेड पैनल है फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। बट यहाँ पर एक चीज आती है कि ये डिस्प्ले HDR नहीं है, तो आप HDR कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते, ना ही आप YouTube पर 4K में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, जो कि मेरे को एक टेक्नो का स्मार्ट मूव भी लगा। अब स्मार्ट मूव क्यों, उसका बता देता हूं। क्योंकि भाई दूसरी कंपनी 4K दे तो देती है इस प्राइस में कि आप 4K प्ले कर सकते हो, लेकिन वहां पर जिटरिंग मिलती है, इवन 2K में भी मिलती है। बट यहाँ पर आपको 2K का जो ऑप्शन मिलता है YouTube पे प्ले करने के लिए, उसमें मेरे को कोई फ्रेम ड्रॉप जिटरिंग नहीं मिली है, तो ये काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है 2K प्लेबैक को। हालांकि डिस्प्ले तो 1080p है, बट फिर भी थोड़ी बहुत आपको डिटेल्स एक्स्ट्रा मिलती है जब भी आप हाई सेटिंग्स पे प्ले करते हो कंटेंट को। अब यहाँ पर जो कंटेंट की क्वालिटी है वो मेरे को नो डाउट बहुत सही लगी है, प्राइस पॉइंट पे जस्टिफाई करती है। बस ये है कि जब आप फोन को ऐसे टिल्ट कर दोगे तो हल्का सा एक रेड टिंट आता है साइड से। इसके अलावा जो आउटर विजिबिलिटी है फोन की अच्छी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, टेक्स्ट वगैरह अच्छे से विजिबल हैं। 120 हर्ट्ज अच्छे से परफॉर्म करता है, बट मेरे को एक जगह कमी लगी है इसके 120 हर्ट्ज। मतलब जैसे कि आपको ऐप ड्रॉअर के अंदर जाना है, जनरली दूसरे फोन के अंदर जब भी हम ऐसे करते हैं तो आइकन्स नीचे से ऊपर की तरफ उठते हुए आते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन ही ब्लैक हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसे करने के बाद जब पूरे आइकन्स आते हैं, अब ये जब आप फोन को चलाओगे जब तो आपको लगेगा भाई क्या मस्त एनिमेशन है, लेकिन जब आप ऐसी चीजों को नोट करोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि इस चीज को इंप्रूव करने की जरूरत है, अदरवाइज 120 हर्ट्ज मेरे को ठीक लगा है। यहाँ पर एक चीज और अच्छी है जो कि वीवो और ओप्पो के फोनों के अंदर हमें नहीं मिलती, स्मार्ट स्विच का ऑप्शन मिलता है उनके अंदर भी और इसके अंदर भी है, बट उनमें लगाने के बाद मैक्सिमम एप्लीकेशन छोड़ो पूरा ही फोन 90 हर्ट्ज में चलता है। जब आप फोन नहीं चलाओगे जब 60 हर्ट्ज में चलता है,
लेकिन यहाँ पर स्मार्ट स्विच लगाने के बाद मैक्सिमम एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज में चलती है, और जब आप फोन नहीं चला रहे हो सिर्फ जब 60 हर्ट्ज रहेगा, तो यहाँ पर ये मेरे को कूल चीज लगी। इसके अलावा भी 4 ऑप्शन और मिलते हैं, 60 हर्ट्ज पे अलग चला सकते हो, 90 हर्ट्ज पे अलग चला सकते हो, 120 हर्ट्ज पे अलग चला सकते हो, और इन सब पर ही जब आप फोन नहीं चलाओगे तो 60 हर्ट्ज पर स्विच हो जाता है फोन, जिसकी वजह से बैटरी कंजप्शन भी बच जाती है डिस्प्ले की। तो यहाँ पर ये चीज बढ़िया है। खैर यहाँ पर एमोलेड पैनल है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके मैं कहूंगा कि पोजीशन थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, और रिकॉग्निशन में मेरे को लगता है कि थोड़ी सी डिले करता है, क्योंकि आपको थंब को अच्छे से रखना पड़ेगा इस पे। बाकी फेस आईडी मिलती है जिसकी रिकॉग्निशन अच्छी है, आंख बंद है तो खुलेगा नहीं। अब थोड़ा परफॉर्मेंस खेल लेते हैं। तो इसके अंदर MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर दिया गया है, और ये 5G फोन है जैसे पता है। बाकी इसके अंदर लिक्विड VC कूलिंग सिस्टम डाला है, और ये मेरे पास 12 256 GB वेरिएंट है, और ये वाला वेरिएंट आपको 20,000 रुपए का मिलेगा। अगर आप 8 to 56 GB बाय करते हो तो वो आपको मिलेगा 18,000 रुपए का। बाकी यहाँ पर हार्डवेयर दोनों के अंदर सेमी UFS 2.2 की स्टोरेज है, DDR4X रैम है, और प्राइस पॉइंट पे हार्डवेयर ठीक डाला गया है। अब इसके अंदर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, 2 फ्लोटिंग विंडो ओपन की जा सकती हैं, 2 ही आप स्प्लिट स्क्रीन ऑन कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूं कि हैवी टास्क में थोड़ा सा जिटर मारता है। यहाँ पर जैसे कि हमने काफी सारे फोन देखे हैं, जब आप कैमरा ऐप ओपन करते हो उनके अंदर तो जिटर मिलता है, तो इसके अंदर भी सेम जिटरिंग मिलती है। तो यहाँ पर ज्यादा हैवी टास्क करने के लिए नहीं है फोन। बट हमने कुछ टेस्ट रन कराए हैं, जैसे कि CPU थ्रोटलिंग के अंदर जो कंसिस्टेंसी है इस प्रोसेसर की वो 94% की है। बाकी Antutu के अंदर भी 4.4 लाख का स्कोर है, और कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है। बट यहाँ पर अब गेमिंग की बात करें, जैसे मैंने बताया कि हैवी टास्क करने वालों के लिए नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक तो इसके अंदर स्मूथ में 45 FPS का ही ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर 45 FPS की कंसिस्टेंसी तो अच्छी है, बट भाई 45 FPS में गेम प्ले मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को एक्सट्रीम का ऑप्शन तो चाहिए, मतलब 60 FPS में खेलने का अलग ही मजा है। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी इस बात में कमी लगी है। मे बी फ्यूचर में अपडेट से 60 FPS का ऑप्शन डाल दें। बाकी आप COD जैसे गेम खेल सकते हो इसके अंदर, और थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग के लिए फोन है, बट हैवी गेमिंग के लिए नहीं है। वैसे ये फोन गेमिंग के लिए नहीं है, लेकिन गेमर्स के लिए एक फीचर मस्त मिलता है। इसके अंदर बाईपास चार्जिंग है। जब भी आप फोन के अंदर गेम खेल रहे हो, डायरेक्ट चार्जर लगा लो, वो क्या करेगा, इसकी बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा, वो डायरेक्ट चार्जर से पावर लेगा, जिसकी वजह से फोन हीट भी नहीं होता, और परफॉर्मेंस में भी स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। बाकी इसके अब उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जिसकी मैंने तारीफों के पुल बांधे हैं। जहां पर मैंने बोला था सैमसंग और एप्पल को भी ऐसे फीचर एडॉप्ट करने चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आप स्वाइप राइट से करोगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर मिलता है, लेफ्ट से करोगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल मिलता है। लेकिन अगर आप 2 फिंगर से मिड से स्वाइप करोगे तो इसके अंदर गूगल असिस्टेंट खुल जाता है, और स्वाइप अप करोगे 2 फिंगर से तो आपकी हिडन एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। तो इस तरीके के ना काफी सारे जेस्चर हैं। जैसे कि आप स्क्रीन ऑफ है, C बना दोगे तो यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा, V बना दोगे तो YouTube ओपन हो जाएगा। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इनको कस्टमाइज कर सकते हैं, और काफी ज्यादा यूजफुल लगे हैं फीचर। खैर सिक्योरिटी के भी यहाँ पर काफी फीचर्स हैं। जैसे कि आपका फोन कोई अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है, उस पर 2 बार में अनलॉक नहीं हुआ, तीसरी बार में भी अनलॉक नहीं हुआ, तो ये उसकी फोटो क्लिक करके क्लाउड पे शेयर कर देगा। आपको पता लग जाएगा कि आपके फोन के साथ कौन छेड़खानी कर रहा है। खैर इसके अलावा भी एंटी थेफ्ट और फीचर हैं। जैसे कि हम अपना फोन रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे चार्जिंग के लिए लगा देते हैं, तो कोई अगर उसे निकाल रहा है ना, मतलब चुराने की कोशिश कर रहा है चार्जर निकाल के, तो इसमें अलार्म बजना चालू हो जाएगा और आप उसे पकड़ के फिर कूट सकते हो। बाकी स्मार्ट हब मिलता है आपको, अगर किसी को टेक्स्ट सेंड करना है या फोटो सेंड करनी है तो उसे टैप करके रखो, ये बाद में फ्लोट करने लग जाएगा। बाकी आप कहीं भी उसे ड्रैग करके सेंड कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि मेरे को लगता है भाई छोटे छोटे दूसरी कंपनियों को भी ऐड करने चाहिए। इसमें से कुछ फीचर तो पहले काफी सारी कंपनियां दे देती सैमसंग जैसी, बट अभी विद टाइम उन्होंने ये वाले फीचर बंद कर दिए, लेकिन टेक्नो ने ये फीचर देने स्टार्ट कर दिया और मेरे को पर्सनली अच्छे लगे। बाकी आप बताना आपको ये फीचर अपने फोन में चाहिए नहीं। और एक जेस्चर फीचर और है कॉल के लिए, आप बिना हाथ लगाए कॉल को पिक कर सकते हो या उसे कट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इतने सारे फीचर्स तो हैं, उसके साथ काफी सारा ब्लोटवेयर भी डाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके कैमरास की। तो फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, बैक में 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब यहाँ पर चकरा मत जाना कि भाई 3 कैमरे एक स्पेसिफिकेशन बता रहा है। तो देखो एक कुछ इनका AI करके और दूसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो यहाँ पर वो यूजलेस है, बस काम का 108 मेगापिक्सल का ही है। अब इस फोन के फ्रंट और बैक कैमरे से आप 2K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट यहाँ पर जो आपको स्टेबलाइजेशन है वो 1080p 30 FPS तक ही मिलती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर 2K के अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, लेकिन 1080p 30 FPS तक आपको फ्रंट बैक दोनों में स्टेबलाइजेशन मिलती है। और स्टेबलाइजेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसको रिफाइनमेंट की और जरूरत है, क्योंकि जब भी आप 1080p 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो काफी ज्यादा वोवल करती है वीडियो फ्रंट बैक दोनों की ही। तो यहाँ पर 2K में आप, मैं कहूंगा कि गिम्बल लगा के रिकॉर्ड कर लेना। खैर यहाँ पर ये हो गई वीडियो की बात। अब चलें डायरेक्ट फोटो पे। तो फ्रंट कैमरे की फोटोज से मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं, क्योंकि जो क्वालिटी है वो ठीक है काफी हद तक, बट दिक्कत आती है जैसे आप पोर्ट्रेट मोड लगाओगे और बैकग्राउंड में कोई सब्जेक्ट है, वहां पर कभी कभी ये छोड़ देता है।
तो मैंने देखा कि इस चीज को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अदरवाइज फ्रंट कैमरा काफी इंप्रेसिव है, लेकिन बैक कैमरा की बात करें तो ये सिर्फ मैंने देखा काफी ज्यादा गोरा करने पर फोकस करता है, जो कि इस प्राइस रेंज के मैक्सिमम फोन करते हैं। चाहे मैं वीवो की टी सीरीज उठा लूं या वीवो की जी सीरीज उठा लूं, वही आती है इस प्राइस के अंदर, तो वो भी गोरा करने पर फोकस करते हैं। लेकिन अभी एक ऐसा फोन है इस प्राइस में जिसका कैमरा काफी सॉलिड है, और वो है पोको की तरफ से। तो मैं कहूंगा कि उसके कैमरास को अभी मेरे को लगता है बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी गोरा कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर जब आप सनलाइट के अंदर हो तो सनलाइट को तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इतनी कंट्रोल कर रहा है कि पता ही नहीं लग रहा है कि सनलाइट में फोटो क्लिक करी है। बाकी जो पोर्ट्रेट मोड है उसके अंदर काफी बार मैंने देखा कि एज डिटेक्शन इशू है, लेकिन जब ये फोकस लेता है तो इंप्रेसिव फोटो आती है। तो मेरे हिसाब से इसके कैमरास उन लोगों के लिए जिनको इस तरीके का स्किन टोन पसंद है। बाकी इस फोन की एक चीज ने मेरे को हद से ज्यादा इंप्रेस करा है, वो है इसके अंदर जो 6000 mAh का बैटरी है ना। एक तो यहाँ पर 70 वोट की चार्जिंग मिलती है, जो इस फोन को करीब करीब 50 मिनट में कंप्लीट चार्ज कर देती है। अब देखो, वैसे तो ये फोन हैवी टास्क करने के लिए नहीं है, बट फिर भी अगर आप इसके अंदर थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग कर लेते हो, यूट्यूब वगैरह देखते हो, मैसेजिंग ज्यादा करते हो, तो ये 1.5 दिन का फिर भी आपको बैटरी बैकअप दे देगा। लेकिन एक्चुअल जिस ऑडियंस के लिए फोन है, मतलब नॉर्मल यूजर के लिए, मेरे को लगता है उनको तो 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। तो बैटरी बैकअप एक्चुअली काफी सॉलिड है इस फोन का। तो देखो, ऑल ओवर ये चीज तो कह सकता हूं कि गेमर्स के लिए तो ये फोन नहीं है, बट अगर आप टेक्नो फोन यूजर हो, आपका टेक्नो के सॉफ्टवेयर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये फोन कुछ अलग भी ऑफर कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर अच्छा लुक है, डिस्प्ले काफी ज्यादा सुंदर है इस फोन की, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो इसका बैटरी बैकअप, जो कि 2 दिन आराम से निकाल रहा है। तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। बाकी आप बताना, आप इसको लेना पसंद करोगे या दूसरे फोन की तरफ जाओगे, और अगर आपको इस फोन का किसी फोन के साथ कंपैरिजन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्द एक कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट फील्स, स्टे इन विद दैट एचएफवी एंड बॉक्स गाइस।